चलिए, आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसका बेसिक कैलकुलेशन तो हम सीखेंगे ही, साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन माना जाता है तो कैलकुलेशन कैसे होता है, चार्ज मान लिया जाता है तो कैलकुलेशन कैसे होता है, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट हो तो कैलकुलेशन कैसे होता है, प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो तो कैलकुलेशन कैसे होता है, वो कौन से केसेस हैं जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ ही नहीं किया जाता है। इन सारे सवालों के जवाब, इसके अलावा वो सब कुछ जो आपके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट में जानना जरूरी है, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पर एक टाइम लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। टाइम लाइन कहने का मतलब ये है कि ये जो इनिशियल पॉइंट है वो हमारे फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है और ये रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ द ईयर। साल की शुरुआत में 1 अप्रैल को हमारी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का जो भी कैपिटल होता है उसे हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। मान लेते हैं हमारे किसी एक पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल 10 लाख रुपए का था। फिर कुछ समय गुजर गया, 2-3 महीने का समय गुजर गया और उसके बाद इस पार्टनर ने 3 महीने का समय ले लेते हैं, कुछ और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। इसे हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मान लेते हैं कि इस पार्टनर ने 5 लाख रुपए का कैपिटल और कंट्रीब्यूट किया है। फिर कुछ समय और गुजर गया, हम 3 महीने का और समय ले लेते हैं। यहां पर 3 महीने का समय और गुजर गया, इसके बाद इसने 2 लाख रुपए का विड्रॉवल कर लिया है। ध्यान रहे ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, मैं ठीक से लिख देता हूं, ये है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। बेटा विड्रॉवल दो प्रकार का होता है ना, एक होता है अगेंस्ट कैपिटल और दूसरा होता है अगेंस्ट प्रॉफिट। मैं यहां पर बोल रहा हूं कि पार्टनर कैपिटल का ही पैसा निकाल कर ले जा रहा है। तो अब ऐसे केस में अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है तो आपको इन तीनों अमाउंट पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होता है। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल के ऊपर जब आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो इस पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन पूरे 12 महीने के लिए किया जाता है। शुरुआत में मैंने यहां पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। फिर हम एडिशनल कैपिटल के ऊपर आते हैं। एडिशनल कैपिटल के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप उस दिन से स्टार्ट करेंगे जिस दिन ये कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया है और तब तक करेंगे जब तक साल खत्म ना हो जाए। हमारे इस एग्जांपल के हिसाब से 3 महीने का समय तो गुजर गया था, साल खत्म होने में 9 महीने का समय बाकी रह गया था, तो इस 5 लाख रुपए के ऊपर 9 महीने के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा और उसे यहाँ पर लाकर ऐड कर दिया जाएगा, लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। फिर ये जो पैसा विड्रॉ कर लिया गया है इस पर भी हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। उस दिन से कैलकुलेशन स्टार्ट करना है जिस दिन ये ड्राइंग की गई है और तब तक करना है जब तक कि साल खत्म ना हो जाए। अगर ये 3 महीने और 3 महीने 6 महीने का समय गुजर गया था तो साल खत्म होने में हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पर 6 महीने का समय बाकी रह गया था। तो जब आप इस 2 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो 6 महीने के लिए कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, जो पैसा पार्टनर विड्रॉ कर लेता है अब उस पैसे के ऊपर उसे इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है। तो ये जो इंटरेस्ट का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसे यहाँ पर हम एक निगेटिव अमाउंट के फॉर्म में कंसिडर करेंगे, उसे यहाँ पर जोड़ने के बजाय हमें माइनस करना होता है। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, भले ही उसकी जानकारी आपको क्वेश्चन में क्यों ना दी गई हो, उसे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन में यूज नहीं करना है। मैंने पिछले लेक्चर में ही काफी डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन किया था कि किसके कैलकुलेशन में कौन सा अमाउंट यूज होता है। फिलहाल हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके कैलकुलेशन में विड्रॉवल ऑफ कैपिटल दैट इज ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल यूज होता है। ये जो ड्राइंग्स होती हैं, जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, वो इसके कैलकुलेशन में बिल्कुल भी कंसिडर नहीं की जाती है। उसे भी कंसिडर करेंगे हम, लेकिन तब जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कर रहे होंगे। उसका मौका हमें नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। आइए एक काम करते हैं, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन मेरे साथ साथ आप सॉल्व कीजिए तो आपको इसका कैलकुलेशन और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ नहीं है, पर जानबूझकर मैंने एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर लिया है जिससे मैं आपको पूरा कैलकुलेशन कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं एक फॉर्मेट यहाँ पर जल्दी से बना लेता हूँ कि कैलकुलेशन हमें किस तरह से करना है। ये इस तरह से एक फॉर्मेट मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है जिसमें हम कॉलम ए में ए के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे और कॉलम बी में बी के लिए।
आइए जल्दी से हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट रीड कर लेते हैं। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। आगे हमें यहाँ पर जानकारी दी गई है कि ए और बी दो पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2025 साल की शुरुआत में उनका कैपिटल था 5 लाख और 3 लाख। तो ये है इनका ओपनिंग कैपिटल। और जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हमें पूरे 12 महीने के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होता है। तो आइए जल्दी से हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है वो एक बार ए के लिए करना है, एक बार बी के लिए करना है। ए का कैपिटल है 5 लाख रुपए और आपको उसका 12% कैलकुलेट करना है। ये अमाउंट आ जाएगा 60,000 रुपीज। बी का जो ओपनिंग कैपिटल है वो 3 लाख रुपए है, इसके लिए भी आपको 12% का कैलकुलेशन करना है और ये अमाउंट आ जाएगा 36,000 रुपीज। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल की बात तो हो गई। आगे हमें जानकारी दी गई है कि पार्टनर ए फर्दर कंट्रीब्यूटेड, मींस ये इसका एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 1 लाख रुपए का, जो किया जा रहा है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर हमारा मिडिल ऑफ द ईयर होता है, 6 महीने का समय गुजर चुका होता है, 6 महीने का समय बाकी होता है। जिस दिन ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया गया है उस दिन से लेके ईयर एंड तक, मींस 6 महीने के लिए हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। और एडिशनल कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है उसे हमें ऐड करना होता है, तो इसे हम ऐड कर लेते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, और ये सिर्फ और सिर्फ ए के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। 1 लाख रुपए के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, 12% कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेशन हमें सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए करना है। तो इंटू 6 डिवाइड बाय 12 यहाँ पर लिखना आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आप 1 लाख का 12% निकालेंगे तो ये आएगा 12,000 रुपये, और 6 महीने के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आएगा सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये। तो यहाँ पर 6,000 आएगा, यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं आने वाला है क्योंकि बी ने किसी प्रकार का कोई एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं किया है। और आगे हम क्वेश्चन रीड करते हैं, हमें क्या जानकारी दी गई है। क्वेश्चन में आगे बताया जा रहा है कि ऑन 1 फरवरी 2024 पार्टनर बी विड्रॉ हिज कैपिटल। ये कैपिटल विड्रॉ कर रहा है पार्टनर बी। कितना कैपिटल विड्रॉ कर रहा है? 1,20,000। तो हमें इस 1,20,000 रुपए के ऊपर भी इंटरेस्ट का कैलकुलेट करना है। कितने महीने के लिए करना है? 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक। तो फरवरी का पूरा महीना है, मार्च का पूरा महीना है, हमें ये कैलकुलेशन 2 महीने के लिए करना है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि चूंकि कैपिटल विड्रॉ कर लिया गया है, ये एक निगेटिव कैलकुलेशन है, इसे हमें जोड़ना नहीं है, हमें इसे माइनस करना है। तो आइए हम यहाँ पर करते हैं लेस। क्या माइनस करने जा रहे हैं? माइनस करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। ये कैलकुलेशन हमें बी के लिए करना है। बी ने 1,20,000 रुपए विड्रॉ कर लिए हैं। हमें ये कैलकुलेशन 12% के रेट से ही करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए। अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि अमाउंट आने वाला है 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, 1200 मल्टीप्लाइड बाय 2 2400 का अमाउंट आ रहा है। लिखते समय खास बात का ख्याल रखना है कि ये 2400 यहाँ पर एक निगेटिव अमाउंट है, आपको इसे जोड़ना नहीं है, इसे माइनस करना है। अब हमारा कैलकुलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा रीड कर लेता हूँ, लास्ट में कोई पॉइंट और लिखा हो। आखिर में हमको जानकारी ये दी गई है कि देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 एंड 90,000 रिस्पेक्टिवली। बेटा यहाँ पर ड्राइंग्स का जिक्र हो रहा है। ड्राइंग्स का मतलब होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट बिल्कुल भी यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन में यूज नहीं किया जाएगा। इससे हम यूज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन में। यहाँ पर अगर ये जानकारी दी भी गई है तो हमारे किसी काम की नहीं है, इस इंफॉर्मेशन को हमें इग्नोर करना है। आगे जो जानकारी दी गई है वो प्रॉफिट के बारे में जानकारी दी गई है। इस प्रॉफिट की जानकारी का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो अभी आगे चल के 10 मिनट में आपको समझ में आएगा। फिलहाल इस जानकारी को भी मैं यहाँ पर इग्नोर कर रहा हूँ, और जैसा हमने फॉर्मेट सीखा था उसके हिसाब से हमारा सारा कैलकुलेशन यहाँ पर हो चुका है। हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 60,000 प्लस 6,000, ये अमाउंट आ गया 66,000, और 36,000 में से अगर 2400 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 33,600। और इस तरीके से ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हो चुका है। दैट्स इट। आइए आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे हमें क्या जानकारी दी गई है।
ये मैंने बेटा पूरा का पूरा वो टाइम पीरियड यहाँ पर लिख कर दिया है कि कौन से अमाउंट के लिए कौन से टाइम पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होता है। जैसे कि ओपनिंग कैपिटल के लिए आपको पूरे 12 महीने के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। एडिशनल कैपिटल के लिए कैलकुलेशन उस दिन से स्टार्ट करना है जिस दिन आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है और साल के अंत तक ऐसा हम करेंगे। और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल के लिए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन उस दिन स्टार्ट करना है जिस दिन आपने विड्रॉवल किया है, और अगेन ये कैलकुलेशन साल के अंत तक हमें करना होता है। जब बारी आती है ड्राइंग्स की तो हमें ध्यान रखना है कि इसके रिस्पेक्ट में कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन में कंसिडरेशन नहीं लिया जाता है, उसे हमें इग्नोर करना होता है। जो गजब की बात है वो लास्ट में लिखी गई है। आप जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या आपके सिलेबस में बनते हैं, उसमें ना रहेगा एडिशनल कैपिटल, ना रहेगा withdrawal of capital. The only information in respect of capital that is given in the question will be opening capital. तो उस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आपको 12 महीने के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है और काम खत्म। ठीक है, हाँ बाकी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी बनते हैं पर कभी कभार ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सिर्फ ये कैलकुलेशन हमें करना होता है। यही जानकारी मैंने यहाँ पर नीचे नोट के फॉर्म में आपके लिए लिख कर दी हुई है, इसे आप एक बार रीड कर लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने आपसे कहा ना वो प्रॉफिट वाली जानकारी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए आप। मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं कौन से प्रॉफिट वाली जानकारी। ये जो नीचे प्रॉफिट की जानकारी दी गई थी 1,20,000, अब मैंने इसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए आपके लिए क्वेश्चन ड्राफ्ट किया हुआ है जिसमें यहाँ तक हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन की जानकारी दी गई है और लास्ट में यहाँ पर 3 केसेस ड्राफ्ट किए गए हैं जिसमें प्रॉफिट अलग अलग है। पहले केस में प्रॉफिट है 1,20,000 का, दूसरे केस में प्रॉफिट है 50,000 रुपए का, और तीसरे केस में तो प्रॉफिट है ही नहीं, वहां पर प्रॉफिट की जगह लॉस मेंशन किया गया है 50,000 रुपए का। आइए इस क्वेश्चन को एक बार हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि वो कैलकुलेशन क्या आने वाला है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बार हम कैलकुलेशन कर लेते हैं ए के लिए, एक बार हम कैलकुलेशन कर लेते हैं बी के लिए। देखिए जरा, A and B were partners in a firm sharing profits equally. शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली का मतलब यह है कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 1:1। एज ऑन 1 अप्रैल 2022 देयर कैपिटल्स वर, ये हमें दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल 4 लाख और 6 लाख। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 4 लाख के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं और यहाँ पर हम 6 लाख के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना भूल गया, एक बार देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं 10% का रेट, यहाँ पर भी लगा देते हैं 10% का रेट। ये अमाउंट आ रहा है आपका 40,000 रुपये, ये अमाउंट आपका आ रहा है 60,000 रुपये, और इन दोनों का सम टोटल आ रहा है हमारे पास 1 लाख रुपये की टोटल 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। अब हम उन 3 केसेस को यहाँ पर कंसिडरेशन में लाते हैं तो बात आपको परफेक्शन के साथ समझ में आएगी कि मुद्दा आखिर है क्या। जब कभी भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया है कि 1 लाख रुपए का हमें पेमेंट करना है, तो कैलकुलेशन करते ही तुरंत वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पार्टनर को अलाउ नहीं कर देना है। कैलकुलेट करने के बाद आपको इस अमाउंट को कंपेयर करना होता है प्रॉफिट्स के साथ। आइए देखते हैं हमारे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। जो हमारा केस नंबर 1 है इसमें हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 1,20,000। प्रॉफिट 1,20,000 है और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। तो इस 1 लाख रुपए के पेमेंट के लिए हमारे पास पर्याप्त प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा हमने कैलकुलेट किया है वैसा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देंगे। हम ए को अलाउ कर देंगे 40,000 रुपए, हम बी को अलाउ कर देंगे 60,000 रुपए। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर केस 1 में हमें कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर अलाउ करना है, तो मैं आपसे कहूँगा कि ए को अलाउ कर दो आप 40,000 रुपए और बी को अलाउ कर दो आप 60,000 रुपए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब हम केस 2 का जिक्र करेंगे तो केस 2 में बात जरा सी अलग है। केस 2 में हमारे पास प्रॉफिट सिर्फ 50,000 रुपए का है, प्रॉफिट सिर्फ 50,000 रुपए का है और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 1 लाख रुपए। यहां पर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, और जब प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो तो एक बात का खास ख्याल रखना,
हमारे पास जितना प्रॉफिट है हम सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर सकते हैं, बिकॉज appropriations आर मेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल। अगर प्रॉफिट आपके पास 50,000 रुपए है तो आप चाह कर भी 1 रुपए भी उससे ज्यादा पार्टनर्स को अलाउ नहीं कर सकते। तो हम करते क्या है, हमारे पास जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल है, कितना प्रॉफिट है अवेलेबल है हमारे पास, 50,000 रुपए, ये हम इन दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में अलाउ कर देते हैं। वैसे तो उनकी डिमांड टोटल 1 लाख रुपए की थी, पर उतना प्रॉफिट नहीं है, तो जितना है उतना उन दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में हम अलाउ कर देंगे। अब ये सवाल उठता है कि इस 50,000 में से कितना ए को दिया जाएगा और कितना बी को दिया जाएगा। तो जिसका कैपिटल कम है, जिसका कैपिटल कम है उसे कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और जिसका कैपिटल ज्यादा है उसे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो हमारे पास जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल होता है उसे उन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में हम अलाउ कर देते हैं उनके कैपिटल के रेशियो में। 4 लाख रेशियो 6 लाख में, 4:6 में, और 4:6 का अल्टीमेटली मतलब होता है 2:3। तो हम जितना भी प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल हो उसे बांट देंगे कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो यहां पर आ रहा है 2:3, मींस पार्टनर ए को हम पे कर देंगे 20,000 रुपए और पार्टनर बी को हम अलाउ कर देंगे 30,000 रुपए। हालांकि पार्टनर ए डिमांड कर रहा था 40,000 रुपए, पार्टनर बी डिमांड कर रहा था 60,000 रुपए, लेकिन उनकी डिमांड हम पूरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड पूरी करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। जितना प्रॉफिट था उन दोनों को बांट देंगे उन दोनों के कैपिटल रेशियो में। ये बात यहाँ पर मैंने डिटेल्स में आपके लिए लिखी हुई है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि मुद्दा आखिर है क्या। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें कैलकुलेट करना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते ही वो हमें बांट नहीं देना है, अलाउ नहीं कर देना है। स्टेप नंबर 2 फॉलो करना है, आपको उसे कंपेयर करना होता है अवेलेबल प्रॉफिट्स के साथ। कंपेयर करने के बाद अगर आपको पता चलता है कि प्रॉफिट सफिशिएंट है, देन इट्स ओके। जो स्टेप नंबर 1 में आपने कैलकुलेशन किया था उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दीजिए, जैसा केस नंबर 1 में हमने किया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है, जैसा कि केस नंबर 2 में हमने देखा कि प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए का था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल, जितना अवेलेबल है उतना ही अलाउ कर सकते हैं। सो होल ऑफ द अवेलेबल प्रॉफिट्स, 50,000 रुपए जो अवेलेबल था वो पूरा अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जनरली प्रॉफिट को हम प्रॉफिट के रूप में बांटते हैं, लेकिन प्रॉफिट सबसे पहले एप्रोप्रिएशन के रूप में बांटा जाता है, फिर जो बचता है उसे हम प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ जितना भी प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल था उसे प्रॉफिट के रूप में आप नहीं बांट सकते हैं, पहले एप्रोप्रिएशन करना होता है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करना होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर मैंने प्रॉफिट को लिखकर काट दिया है। जो भी प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है उसे आप प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब प्रॉफिट प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि भाई हमने सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, उसके बाद जो पैसा बचा हुआ है उसे जब बांटने की बारी आती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है। लेकिन तब जब प्रॉफिट सच में प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, यहाँ प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, कैपिटल रेशियो में बांटा जाएगा, क्योंकि जिसका कैपिटल कम है उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलना चाहिए और जिसका कैपिटल ज़्यादा है उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा मिलना चाहिए। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो तो जितना भी प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल होता है वो सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स को बांट दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, और बांटने के लिए जो बेसिस यूज किया जाता है वो होता है कैपिटल रेशियो। ठीक है, फिर हम आगे आ जाते हैं तीसरे केस में। जो तीसरा केस है वहां पर तो प्रॉफिट है ही नहीं, वहां पर तो लॉस हो गया है। तो जब लॉस हो गया है तो हम अपने पार्टनर को 1 भी रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में अलाउ नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के लिए आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए, कुछ होगा तो अलाउ करोगे, यहाँ तो उल्टा आपको नुकसान हो गया है, लॉस हो गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के लिए आपके पास 1 भी रुपए अवेलेबल नहीं है। अगर आप मुझसे तीसरे केस के बारे में पूछेंगे तो मैं केस नंबर 3 में तो आपको साफ साफ मना कर दूंगा कि ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउ करना चाहिए निल, और बी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउ करना चाहिए निल। मैंने यहाँ पर ये बात आपके लिए लिखी भी हुई है कि जब लॉस का केस हो तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना ही नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी। एक और केस हम यहाँ पर समझते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है।
जनरली हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मानते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लिया जाता है। कब कब ऐसा होता है? कभी कभी पार्टनरशिप डीड में साफ साफ लिखा गया होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ फर्म इनकर्स लॉसेस। अगर लॉसेज हो तो एप्रोप्रिएशन नहीं किया जाता है, अगर लॉसेज हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं किया जाता है। लेकिन ये तो जिद पे अड़ा है कि लॉस हो तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना ही करना है। तो इनडायरेक्टली वो हमको हिंट कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो एप्रोप्रिएशन नहीं, चार्ज मान के चल रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो हम चार्ज के केस में ही करते हैं कि हमें प्रॉफिट से मतलब नहीं होता है, फायदा हो चाहे नुकसान हो, हमें तो पूरा अमाउंट पे करना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी ऐसा सेंटेंस आपको नजर आए, आपको समझ जाना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां पर चार्ज है। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लिया जाता है तो उसके कौन से कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? पहला कॉन्सिक्वेंस तो यही है कि चाहे प्रॉफिट सफिशिएंट हो, चाहे प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो, चाहे आपको लॉस ही क्यों ना हो गया हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल्ली अलाउ किया जाएगा। देखिए जरा, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए ड्राफ्ट किया है, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया है, बस इसमें एक लाइन का डिफरेंस है जो मैंने यहाँ पर रेड इंक से आपके लिए हाईलाइट करके रखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा 10% पर एनम के रेट से, और साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि एंड इट विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉसेस। जैसे ही वो ये बात लिख देता है हम समझ जाते हैं कि यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन की बजाय चार्ज माना जा रहा है। और जब भी यहाँ पर उसे चार्ज माना जाएगा, हमें ये ध्यान रखना है, इसमें हमारा अमाउंट का कैलकुलेशन कितना हुआ था बेटा? ए के लिए हमने कैलकुलेट किया था 40,000 और बी के लिए हमने कितना कैलकुलेट किया था? 60,000। तो प्रॉफिट सफिशिएंट होगा तब भी ऐसा ही पे करेंगे, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होगा तब भी हम चिंता नहीं करेंगे। 40,000 ए को, 60,000 बी को। इवन लॉस हो जाएगा तब भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो इसे चार्ज मान के चल रहे हैं ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमने बेसिक कैलकुलेशन किया है हमें उसी कैलकुलेशन के हिसाब से अमाउंट पे करना होता है। दैट्स इट, इतना सिंपल है ये, इसमें और ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। दूसरी बात जो आपको ये समझनी है वो ये है कि जब इसे चार्ज मान लिया जाता है तो इसे रिकॉर्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं किया जाता है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ये बात तो आप समझते हैं बेटा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम सारे एप्रोप्रिएशन वाले आइटम लिखते हैं। अगर कोई आइटम चार्ज वाला है उसे कहीं और रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अपनी जगह खो देगा और उसके बजाय इसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। दैट्स इट। और कौन सा पॉइंट रह गया है? एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर और रह गया बेटा हमारा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अलाउ ही नहीं करते हैं। ऐसा कब कब मौका आता है? सबसे पहला मौका तो ऐसा तब आता है जब किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो। हम लोगों ने पढ़ा था ना बेटा कि कैपिटल जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है तो उसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है लेकिन कभी कभी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो जो डेबिट बैलेंस होता है ना उसे वो बेसिकली निगेटिव बैलेंस है, तो उस बैलेंस के ऊपर कभी भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं करना है। दूसरा, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो जनरली एप्रोप्रिएशन का आइटम होता है, और एप्रोप्रिएशन हम तभी करते हैं जब पार्टनरशिप डीड हो और डीड में लिखा गया हो, जैसे कि सैलरी, जैसे कि कमीशन, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर डीड नहीं है या साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सवाल ही नहीं उठता है। और लास्ट केस यहाँ पर है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमारा एप्रोप्रिएशन होता है, और एप्रोप्रिएशन हमेशा किया जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल, और अगर लॉस हो जाए तो ऐसे केस में हम यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जो सारी बातें आपके लिए जानना ज़रूरी है वो यहाँ पर हमने कवर कर ली हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।